एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट कांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और रशिया के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि 5 नवंबर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशिया के दौरे पे जाने वाले हैं और एक ऐसे हथियार पर बात होने वाली है जिसमें कि रशिया को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं गया था। आपको याद होगा एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट, एक पुराना टेंडर फाइनल हुआ था जिसमें कि हनवा डिफेंस सिस्टम, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, उसको व्योम सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और यह कुछ $2.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है, जिसमें कि एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम शामिल होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि यह नया व्योम सिस्टम है, कुछ अपडेट के साथ व्योम सिस्टम है जो कि साउथ कोरिया भारत को देने को तैयार हुआ था और रशिया के 2 सिस्टम इस टेंडर में पार्ट लिए थे, पर वो इस टेंडर प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए थे। केवल हनवा टेक पूरी चीज कंप्लायंस किया था और तब जाके उसको यह सिस्टम भारत को देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, पर अभी तक उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। तो अब जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर की रशिया दौरा होगा तब जाके रशियन अपने सिस्टम को वहां पर प्रमोट करेंगे और यह भारत को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि हनवा डिफेंस सिस्टम को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाए। इससे पहले भी कई इस प्रकार के प्रेजेंटेशन हो चुके हैं जिसमें कि साउथ कोरिया के इस सिस्टम की गलतियां, कमियां उनको प्रस्तुत किया गया है, पर अभी तक भारत कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा है। आपको पता है कि रशिया की तरफ से इस टेंडर के लिए तंगुश्का सिस्टम और पंथसीर सिस्टम को सामने रखा गया था, जिसमें कि 3D रडार लगा हुआ आता है। बस यही 3D रडार उनका एक प्लस पॉइंट है, जबकि उनका यह सिस्टम 30 डिग्री ग्रेडियंट के मामले में फेल था। पर उनका जो ये 3D रडार है यह उनका प्लस पॉइंट है, जबकि साउथ कोरियन सिस्टम में 2D रडार लगा हुआ है। और रशियन ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि उनका सिस्टम, जो कि साउथ कोरियन सिस्टम है, वो पुराना है, इसलिए भारत रशियन सिस्टम को खरीदे। आप जानते हैं हनवा डिफेंस सिस्टम को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें 104 सिस्टम खरीदे जाएंगे। कुछ 5 रेजिमेंट होने वाली है जिसमें कि 4,928 मिसाइलें शामिल होंगी और 1,72,260 राउंड एम्यूनिशन शामिल होगा। और इसका जो फुल मेंटेनेंस का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को किया जाएगा। भारत की इस कॉन्ट्रैक्ट में, भारत के इस टेंडर में क्या रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। 350 राउंड पर मिनट फायर करने वाला यह सिस्टम होना चाहिए, जबकि इसको 8 घंटे तक बिना रिफ्यूलिंग के चलने वाला होना चाहिए और 50 किलोमीटर तक की दूरी तक यह सिस्टम जा सकता होना चाहिए। यह जो सिस्टम है वो सेल्फ प्रोपेल्ड होना चाहिए और उनमें मिसाइल और गन वाले सिस्टम लगे होने चाहिए। इसकी जो मिसाइल की फायरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। तब जाके इस सिस्टम को चुना गया था, साउथ कोरियन सिस्टम को चुना गया था। तो अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर की जब रशिया यात्रा होने वाली है तब रशियंस अपने सिस्टम को ज्यादा प्रोजेक्ट करेंगे और कहेंगे कि साउथ कोरियन सिस्टम के साथ न जाए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन ना करे। अब बात करते हैं अपने MiG-27 की, जो कि अब अगले महीने रिटायर होने वाला है। 27 दिसंबर 2019 को जब यह उड़ान भरेगा तो यह इसकी आखिरी उड़ान होने वाली है और उसके 3 दिन बाद यह रिटायर हो जाएगा और यह राजस्थान के जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरेगा, जहां पर इसको स्कॉर्पियन कहा जाता है। इस पूरी की पूरी यूनिट को स्कॉर्पियन कहा जाता है। यहाँ पे जो पोस्टेड MiG-27 है उनको स्कॉर्पियन कहा जाता है और इनको जो नंबर दिया गया है वो स्क्वाड्रन नंबर 29 दिया गया है। आपको पता है कि 1970 के दशक में पहली बार MiG-27 को इंडक्ट किया गया था रशिया के द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा, और इसके 10 साल बाद भारत को यह एयरक्राफ्ट प्राप्त हुआ था। और इस एयरक्राफ्ट को अंतिम बार जब लड़ाई में इसने भाग लिया था वो 1999 का समय था, जब कारगिल वॉर चल रही थी और एक ऑपरेशन इसके द्वारा परफॉर्म किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद सागर, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। पर मेरा यहाँ पे प्रश्न है कि MiG-21 को कब रिटायर किया जाएगा? सबसे बड़ा नासूर MiG-21 ही है और अभी भी यह बना हुआ है, पर कहा जा रहा है कि 2 से 1.5 सालों के भीतर इसके रिटायरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों की। दोनों ही सेनाओं का अभी तक इससे पहले कोई भी एक्सरसाइज उनके साथ में नहीं हुआ था, तो अब जाके ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी और यह जो एक्सरसाइज होने वाली है वो 4 अक्टूबर यानी कि कल से होने वाली है और 10 दिन की यह मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है जिसको डस्टलिक 2019 कहा गया है। इसमें भारत के 45 कंटिजेंट भाग लेने वाले हैं, 45 मेंबर भाग लेने वाले हैं और ये जैसा कि मैंने आपको बताया उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। आपको ये पता होगा कि 85 देशों में भारत के डिफेंस अटैचीज अब काम कर रहे हैं और
इन डिफेंस अटैचीज वाले कंट्रीज में उज्बेकिस्तान भी शामिल है, जहां पर भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहा है या कर रहा है। तो वही बात कर लेते हैं अपने इसरो की भी। तो हमारे इसरो चीफ से जब यह प्रश्न पूछा गया कि चंद्रयान 2 तो अपना पूरा काम नहीं कर पाया था या अच्छे से लैंड नहीं हो पाया था, तो क्या अब हम लोग फिर से साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेंगे? तो हमारे इसरो चीफ का जवाब था हाँ, यह फिर से ट्राई किया जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 सालों के भीतर हमें फिर से कुछ चंद्रयान 2 की तरह ही एक और प्रोजेक्ट देखने को मिले, एक और उड़ान देखने को मिले, जो कि सक्सेसफुल होने का हम लोग पूरा उम्मीद करेंगे। क्योंकि जो इस बार फेल्योर हुआ है, हालांकि इसको फेल्योर नहीं कहा जा सकता है, ये जो छोटी सी कमी रह गई थी, जो लैंडिंग की कमी रह गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग की कमी, उससे बहुत सीखा है। और जल्द ही जब इसरो को ये सारे कारण पता चल जाएंगे तो उस चीज को, उस कमी को दूर करके जब इसको अप्लाई किया जाएगा अपने स्पेसक्राफ्ट में, तब जाके भारत फिर से सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। और इसरो इसके लिए कमर कस चुका है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।